मेरे जैसे पत्रकारों ने, जिन्होंने 4-5 तो लोकसभा के इलेक्शंस और दर्जनों विधानसभा चुनाव को कवर किया है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूं अपनी याददाश्त से कि मैंने कभी अपने प्रोफेशनल करियर में, अपने जो पत्रकारिता का करियर है, कभी ऐसा चुनाव कवर नहीं किया जहां चुनावी मुद्दे नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया ही एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। ये उधर बंद करो यार। We are beating the people like anything. Even here, they don't fear the women and child also. There was lathi charge outside the polling booth also in Bhawanipur. There are so many. ये इलेक्शन ऑब्जर्वर की जो इंस्टीट्यूशन है पहले सेशन साहब के ज़माने से चली। उस वक्त कोई स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन की जनरल प्रोविजंस में इलेक्शन ऑब्जर्वर अपॉइंट होते थे। दे वुड गो एंड दे वर बेसिकली टोल्ड ड्यूरिंग द ब्रीफिंग्स। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की अपनी हैंडबुक भी है कि जी आप यू आर द आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। आप देखें, रिपोर्ट करें और यू आर द फ्रेंड फिलोसफर गाइड ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, डीएम, एसएसपी। उनको कोई गलती होती है गाइड करें। आप सीनियर ऑफिसर हैं, उनको किसी किस्म की कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आप खुद दे सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए दे सकते हैं, वो कीजिए। लेकिन प्रेस को एड्रेस करना, कोई मीडिया बाइट्स देनी, किसी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करनी, उस तरह की बात पर सख्त पाबंदी थी कि यू आर नॉट देयर टू गिव योर ओन व्यूज़, ओपिनियंस के कैसे हो रहा है। ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर साहब आ गए हैं और उनका किधर दौरा है। आफ्टर ऑल अगर देखा जाए एक लोकसभा में 10 लाख 15 लाख वोटर हैं, 8-9 असेंबली सेगमेंट हैं, अगर 1-2 अगर ऑब्जर्वर हैं भी कहाँ जाएंगे। सिमिलरली अगर पुलिस ऑब्जर्वर हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी इंटेंसिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट है, एक असेंबली हल्के में 2 में 3 में एक आध ऑब्जर्वर होगा, वो देन ही इज़ एट लिबर्टी कहाँ कैसे घूमना है। लेकिन इन साहब की जो बात की जाए, जहाँ तक तो एज पुलिस ऑब्जर्वर ये गए हैं, तो जहाँ तक तो वहाँ जाके इनको शिकायत मिली, चाहे लिखती रूप में मिली, चाहे फ़ोन आया, चाहे उनकी थ्रेट परसेप्शन है, इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ उस इलाके में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी की डिटेल है, जो वहाँ के कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, तो वो 10 होनी चाहिए, 14 बंदे क्या कर रहे हैं। तो एसपी को उन्होंने जवाब तलबी की। टू दैट एक्सटेंट इट इज़ जस्टिफाइड। लेकिन वहाँ कैमरे के सामने ऑलमोस्ट एज इफ इट इज़ अ स्क्रिप्टेड डायलॉग आप कह रहे हैं, नॉट ओनली व्हाट यू आर सेइंग बट द मैनर इन विच यू आर सेइंग, वो जो मैं समझता हूँ जो इलेक्शन कमीशन का कोई ग्रे एरिया नहीं है, क्लियर एक जो लक्ष्मण रेखा है उनको उन्होंने ट्रांसग्रेस या क्रॉस किया है। बहुत साफ तरीके से आप अपनी बात कह रहे हैं कि जो एक लक्ष्मण रेखा है एक प्रोफेशनल की, वो उन्होंने पार कर दी है। आपको 2 खबरें और बताना चाहती हूँ मैं, आपको मालूम होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में पूजा करके आए हैं। अभी उनकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। वो हाथ में उनके त्रिशूल है, डमरू है, और वो प्रार्थना करने के बाद ये त्रिशूल और डमरू बजाते हुए लग रहे हैं। लगता है कि हम कोई 500, 7,000, 2,000 साल पहले पहुँच गए हैं। ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं, कोई हिंदू राजा हैं। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री को देखकर। एक तरफ हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो वहाँ पर हैं, वो कहेंगे भाई मुझे बंगाल से क्या लेना देना, लेकिन क्या, मुझे बताइए बिल्कुल ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर, क्या ये नहीं माना जाए, क्योंकि ये सूचना के प्रसार का दौर है। अब उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं या धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो अपने आप में एक अलग बहस है। लेकिन एक तरफ जब चुनाव हो रहा है, एक तरफ वोटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री फुटबॉल खेलते हैं और इधर मंदिर में आके पूजा करके डमरू बजा रहे हैं। क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये प्रभावित करने की कोशिश नहीं है क्या? देखिए, जो भी एक पॉलिटिशियन, वेदर इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और उधर आप ले लीजिए
ममता जी, एनी स्टेक होल्डर जो पॉलिटिशियन है, चाहे रूलिंग पार्टी का चाहे अपोजिशन पार्टी का है, वो क्या कर रहा है एंड समटाइम्स क्या नहीं कर रहा, उसको करना चाहिए, वो चुप है। हर एक चीज़ का अपना अपना मायना है और उस महीने में डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। अब अगर प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, वो निजी कैपेसिटी में जा रहे हैं, ऑफ कोर्स वो पूजा कर रहे हैं, उसमें किस और वो अपने आप बोलने में उन्होंने ये नहीं कहा कि कमल के फूल पे लगाइए। सो एज फार एज दी लेटर ऑफ द इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट इज कंसर्न, तो आप कहेंगे कि जी देर इज़ नो वायलेशन। तो वो जा रहे हैं एंड मीडिया ऑब्वियसली इज कवरिंग। तो उसमें क्या होगा, अगर हिंदू वोट स्वे होगी तो मुस्लिम उनके खिलाफ भी जा सकती है। समटाइम व्हाट यू आर डूइंग उसका इंटेंडेड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो लेकिन ये तो बात एक बड़े दायरे की है कि उसमें वो कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। सो उसमें आई वुड गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि ये इट डज नॉट रियली वायलेट द स्पिरिट एंड लेटर ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। बेशक उनकी इंटेंशन ये हो, उनके जहन में ये हो कि जी इस करने से शायद हिंदू वोट मेरी तरफ स्वे हो जाए, दैट इज इंटायरली डिफरेंट मैटर। उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बात में। मुझे शायद इतनी ही आपत्ति तब भी होती अगर ममता बनर्जी आज ये तय कर लेती कि चलिए बुधवार का दिन है, मैं जाके किसी मस्जिद में जाके सलाम करके आती हूँ, या चलिए मैं किसी चर्च में चली जाती हूँ। हालांकि वो एक शब्द भी नहीं कहती, लेकिन कैमरे उनका पीछा करते और जो है संकेतों की अपनी भाषा होती है, एक ज़बान होती है और हर पद की अपनी मर्यादा होती है। मैं समझती हूँ कि आप बहुत कुछ बोल रहे हैं और बहुत कुछ जो मैं समझ रही हूँ जो आप नहीं बोल रहे हैं। अभी फिलहाल अभी आरोप ये लगाया जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने 750 नकली उंगलियां मंगाई हैं। जी हाँ, ये आपने कभी सुना था अपने कार्यकाल में जब आप इलेक्शन कराया करते थे कि नकली उंगलियां भी होती हैं जिनको पहन के आप एक बार वोट कर सकते हैं, फिर दोबारा उस उंगली को उतार दीजिए और फिर से वोटिंग कर लीजिए। इस तरह की कोई घटनाक्रम ये कह रहे हैं कि तमाम तरह से जो अलग अलग तरह की नकली उंगलियां हैं। और फिर देखा जो ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर है, उन्होंने इंटरनेट पे देखा कि ऐसी नकली उंगलियां तो उपलब्ध हैं। देखिए जी, नकली उंगलियां वाली बात मैंने तो सुनी नहीं, लेकिन मान लीजिए कि वो कह रहे हैं, आफ्टर नकली उंगली क्या है, ऊपर आपने वो कर लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे पोलिंग स्टेशन में वो साहबान जाके वोटिंग करेंगे, उनका चेहरा तो नहीं बदल जाएगा, उनका आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं बदल जाएगा। वहाँ जहाँ रजिस्टर्ड हैं वोटर, और अब जिस कायदे से इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की है, ये द ओनस लाइज ऑन देम के एक बंदा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 जगह 3 जगह रजिस्टर्ड नहीं है। और हर पोलिंग बूथ में ना सिर्फ प्रिजाइडिंग एंड पोलिंग ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, द रिटर्निंग ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन, वो बैठे हुए हैं। हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट का खुद का एक पोलिंग एजेंट है। सो मान लीजिए कि वो नकली उंगली लगा के पहले एक बार सही उंगली लगा के उन्होंने वोट कर दी, वो इंडेलिबल इंक वहाँ लग गई और आपके वोट का नाम वहाँ कट गया, बिकॉज वंस यू वोट योर नेम इज डिलीटेड ऑन द मास्टर जो इलेक्टोरल रोल वहाँ रहती है। अब 3 घंटे बाद आप वो नकली उंगली लगा के कहीं और गए या वहीं आए, तो वो आप यू विल बी ए इम्पर्सनेटिंग समवन। आप अपनी खुद की वोट तो डाल नहीं सकते। सो अगर वो नकली उंगली, यहाँ ये भी कहते थे जी कि एक इस तरह का लिक्विड आता है तो जो आपका इंडेलिबल इंक है वो तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, आप वैसलीन लगा के जाइए, तो जैसे ही वहाँ पोलिंग ऑफिसर ने लगाया तो आपने मिटे लिया। चलो माना कि दुरुस्त है, लेकिन जब दूसरी बार आओगे तो किसकी वोट डालोगे? आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलेगा, वो बंदा पहले वोट कर गया होगा। सो ऑल दीज थिंग्स कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड यू हैव दी, वो कह रहे हैं कि हर पोलिंग स्टेशन में लाइव वेबकास्टिंग चल रही है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो वो नकली उंगली से जाके क्या करेंगे? यहाँ तो हो ना कोई बायोमेट्रिक सिस्टम है, वहाँ जाके एक बटन ही दबाना है। बिल्कुल। लेकिन बटन सिद्धू दबाने जी तब जो भी, देंगे ना कि अगर आपकी हाँ, आइडेंटिटी वहाँ क्लैरिफाई होती है, वेरीफाई होती है। मैं कह रही हूँ जो भी कुछ हो, मनोरंजन की कमी नहीं है ज़रूर इस चुनाव में। और ये देखिए अब अलग अलग तरह के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं। अब आखिरी चीज़ आपसे और सबसे महत्वपूर्ण 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये कि क्या जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं दूर बैठकर पश्चिम बंगाल में, मुझे बताइए कि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इमरजेंसी के अलावा इस तरह के कोई घटनाक्रम पेश आया है। कई दशकों से भारत में हम देख रहे थे कि हम बड़ा फ़ख्र करते थे कि भाई देखिए यहाँ पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है, कोई हिंसा नहीं होती, इसके अलावा एक पार्टी हारती है दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है। और शायद ये हमारे खित्ते में हम ही एक ऐसा देश थे
जो एक उदाहरण बन के एक लोकतंत्र के लिए आए थे, जहाँ पर लोकतंत्र बड़े उसकी जड़ें बड़ी गहरी थीं, लेकिन आज बहुत गंभीर सवाल, जैसे मैंने कहा, मैंने तो अपने पत्रकारिता के करियर में कभी नहीं देखा पिछले लगभग 25 सालों में कि इस तरह से पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठ रहा है। क्या आपके मन में भी संशय है कि ये चुनाव स्वस्थ, स्वच्छ, निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं या नहीं? देखिए, जो पहले अगर इस तरह की बात होती थी, दोज वर इलेक्शंस व्हिच वर हेल्ड इन एक्सीडिंगली डिस्टर्ब्ड कंडीशंस। जिस तरह 1991 पंजाब में था, प्रेसिडेंट रूल था, टेररिज्म थी, 92 में वो इलेक्शन अबॉर्ट हुई। एंड आई रिमेंबर जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, मेरा 84 बैच है, 84 85 में असम इलेक्शन हुई आफ्टर दी, वहाँ बॉयकॉट हुआ, स्टूडेंट्स, वो असम गण परिषद थी एंड ऑल दैट। सो लिटरली पैरामिलिट्री फोर्सेस के मतलब ऑलमोस्ट छावनी बन के वहाँ पोलिंग हुई एंड द पोलिंग वाज वेरी लेस। अब इस वक्त ये हुआ है, और मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली नाउ बट पिछली जो वेस्ट बंगाल की भी अगर आप लोकसभा की इलेक्शन देखें, तो वो 7 अगर फेज़ों में सारे मुल्क में इलेक्शन हुई, तो 7 फेज़ में बंगाल में इलेक्शन हुई। 42 आपकी सीट्स हैं, और मैं देख रहा था कि 19 अप्रैल से लेके ये जून तक, 1 जून तक अलग-अलग फेजेस में इलेक्शन हुई। कहने को ये था कि जी हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस मूव करेंगी, लोकल पुलिस शायद मिल जाती है। आज तो वो टेक्निकली ऑन डेपुटेशन विद इलेक्शन कमीशन है, कल को तो वहीं सर्व करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बंगाल के अवाम ने, वोटर्स ने पहले फेज़ में ये मैसेज दे दिया है कि ना तो कोई हिंसा की बात आई और हाई पोलिंग हुई। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की स्टेट ऑफ सीज जिसे कहते हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी आ गई हैं, और इट शुड बी वेरी क्लियर, लोकल पुलिस की जो जुरिस्डिक्शन है वो रहेगी। अनलॉफुल असेंबली है, फायरिंग की नौबत आती है, एफआईआर है, किसी को अरेस्ट करना है, तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को वो अख्तियार नहीं है। बंगाल इज नॉट अंडर द डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ऑफ मणिपुर, या इस तरह जम्मू कश्मीर में जैसे होता था, उनकी दे आर ओनली देयर टू असिस्ट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सो मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन या होम मिनिस्ट्री के एंगल से देखा जाए, तो वो तो कहेंगे कि जी वी वर लिविंग इट नथिंग टू चांस। अगर कोई इस तरह की बात हो जाती, फिर उसने कहना था जी ये कमल वालों ने करवाया है, कमल वालों ने कहना था जी ममता की पार्टी ने करवाया है। सो एज लॉन्ग एज यू हैव अ पैरामिलिट्री फोर्स विच इज़ फ्री एंड फेयर एंड स्टैंडिंग देयर to make smooth conduct of elections possible, no one can have any objection. लेकिन it is some characters microscopic in nature, जो अपने आप को शायद कहते हैं कि we want to be more loyal than the king, वो इस तरह की जब हरकत करते हैं, then ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन एज अ होल एज एन इंस्टीट्यूशन, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो सब पर एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है। उस सवाल से क्या आपको वोट मिलें ना मिलें, स्विंग किधर होगा, क्या होगा, वो तो पता लगेगा 4 तारीख को। और बिल्कुल। वन थिंग इज ऑल्सो क्लियर, वी शुड एनालिस्ट को देखना चाहिए कि जब रिजल्ट आता है तो पोलिंग स्टेशन वाइज आता है, तो आपको एक बड़ा शीशा क्लियर हो जाएगा कि अगर 1200 वोट थी या 990 पड़ी, तो 800 किसको पड़ी, किस किस कैंडिडेट को पड़ी, दोज आर वेरी वेरी क्लियर एट द टाइम ऑफ काउंटिंग। बिल्कुल। जी, अपने आप में ये और ख़ासकर ये और भी ज़्यादा संशय में इज़ाफ़ा हो जाता है, जबकि गृह मंत्री ये कहते हैं कि अगले 60 दिनों के लिए चुनाव के बाद भी जो पैरामिलिट्री फ़ोर्सेज़ हैं, वो वही रहेंगे पश्चिम बंगाल में। तो ये समझ नहीं आता कि आखिर किस तरह से कोई सावधानी बरत रहे हैं, कोई चेतावनी है ये, इसका क्या मकसद हो सकता है? बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी।